हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 128। 125 से 127 तक हमने देख लिया था। 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 109 है। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी इत्तला मिलती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि कोई व्यक्ति उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के भीतर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए कोई पूर्वावधानियां बरत रहा है, कोई सावधानियां बरत रहा है, और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, किसी संज्ञेय अपराध को किए जाने की दृष्टि से कर रहा है, और तब मजिस्ट्रेट उससे ये अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे सदाचार के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र का निष्पादन करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए। कारण बताओ नोटिस कि वो कारण बताए, अन्यथा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करें। क्या विश्वास है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वो किसी संज्ञेय अपराध को करेगा। तो संदिग्ध व्यक्तियों के लिए सदाचार से प्रतिभूति, ये थी सेक्शन 128 सीआरपीसी सेक्शन 109। नेक्स्ट है आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। जो अभ्यासतः हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनसे सदाचार के लिए प्रतिभूति का लिया जाना। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा कोई व्यक्ति है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी इत्तला मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या कि वह अभ्यासतः हैबिचुअल रॉबर, हाउसकीपर, थ्रिफ्ट एवं फोर्जर है, लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचयिता है, या फिर वह चुराई हुई संपत्ति या उसका चुराया हुआ जानते हुए अभ्यासता प्रापक है। कोई संपत्ति या तो चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करता है या ऐसी संपत्ति को जिसका वह चुराई हुई जानता है और फिर उस संपत्ति को वह प्राप्त करता है। तीसरा है कि अभ्यासता चोरों की संरक्षा करता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो चोरों को संरक्षण प्रदान करता है, उन्हें संश्रय देता है और उनकी जो संपत्ति है उसको छुपाने में या फिर उसको डिस्पोज करने में उनकी हेल्प करता है, चोरों की हेल्प करता है। इसका घ पॉइंट कह रहा है कि व्यपहरण, अपहरण, उद्यापन, छल, रिष्टि, और ये सारे अपराध यह भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 संहिता की धारा 178, 179, 80, 81 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है। 5वां इसका पॉइंट है कि ऐसा अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जिसमें कि परिशांति भंग होना समाहित है। तो अभ्यासता अपराधियों के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति में क्या होगा? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति जो है उसकी अधिकारिता के भीतर है, और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति या तो अभ्यासतः लुटेरा, चोर, गृहभेदक या कूटरचयिता है, या चुराई हुई संपत्ति को का प्रापक है, उसको प्राप्त करने का प्रापक है, या अभ्यासतः चोरों की सहायता करता है, चोरों की हेल्प करता है, या फिर व्यपहरण, अपहरण, उद्यापन, छल, रिष्टि ये करता है, या भारतीय न्याय संहिता BNS जो है उसके चैप्टर 10 में सिक्कों, करेंसी बैंक, नोट बैंक आदि के अपराध के विषय में है अध्याय 10। उसकी धारा 178 में है कि सिक्कों, सरकारी नोट और बैंक नोट का कूटकरण करना। 179 में है कि कूटरचयित सिक्के वगैरह बनाना, उसको नोट को असली के रूप में उपयोग करना। नेक्स्ट है कूटरचित, कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प आदि को अपने कब्जे में लेना, या फिर ऐसी कूट रचना के लिए जो सामग्री है उसको कब्जे में लेना। तो इस तरह की अपराध करता है। और नेक्स्ट इसके एडर पॉइंट में बता रखा है कि ऐसा कोई अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है जिससे कि पब्लिक पीस को डैमेज होगा, परिशांति भंग होना समाहित है, ब्रीच ऑफ पीस होगा। नेक्स्ट इसका 6 पॉइंट कह रहा है कि ऐसा कोई अपराध करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है। अब 6 के अलग अलग पॉइंट आ गए। क से ड तक हमने पर्टिकुलर सेपरेट पॉइंट देखे थे,
अब च के अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो वो कौन से अपराध है जिनको करने का अभ्यासता प्रयत्न करता है। तो इसको नॉर्मली हमने जैसे याद कर रखा था, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, विदेशी विषय अधिनियम 1946, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रिया अनुबंध अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, और साथ ही में जमाखोरियाँ, मुनाफाखोरियाँ, खाद्य या औषधि अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करता है। तो इसका आप नॉर्मल से कि औषधि, हमने एक लाइन बना रखी थी, औषधि आई विदेश से, कर्मचारियों ने खाली क्योंकि वह आवश्यक थी, सिविल अधिकारों का सीमा शुल्क पर उल्लंघन किया गया, जिससे कि खाद्य सुरक्षा जो है वो जमाखोरी और मुनाफाखोरी में चली गई। ऐसा कुछ लाइन हमने बना रखी थी कि जमाखोरी या मुनाफाखोरी खाद्य या औषधि से के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए ऐसी कोई विधि है। तो इसके पर्टिकुलर ये पॉइंट्स जो होते हैं याद करने होते हैं, बिकॉज क्वेश्चन बन जाते हैं कि अभ्यासिक अपराधियों के बारे में बताओ, शॉर्ट नोट लिखो, तो ये सारे जो ये हैं अधिनियम, इनके नाम याद होने आवश्यक है। तो इनके अधीन कोई अपराध करता है। और 6 पॉइंट आ गया कि ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद घूमना समाज के लिए परिसंकटमय है। ठीक है, इसमें टोटल EFG तक की कैटेगरी बता दी है। F में अलग अलग अधिनियमों के नाम भी बता दिए हैं। इन सब में जो करता है वो आभ्यासिक अपराधी है। और तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा करेगा कि वह 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे, अपने सदाचार के लिए जमानत पत्र का निष्पादन करे। ठीक है, कितनी अवधि? 3 वर्ष तक की। और किसका निष्पादन करे? अब तक हम देख रहे थे बेल बॉन्ड, बंद पत्र, बॉन्ड प्लस बेल बॉन्ड दोनों आ रहे थे, लेकिन इसमें ओनली बॉन्ड बेल बॉन्ड ही आ रहा है। जमानत पत्र का निष्पादन करें, क्योंकि बंद पत्र तो हम स्वयं देते हैं, जमानत पत्र में हमें प्रतिभू को लाना आवश्यक होता है। इसीलिए आभ्यासिक अपराधी को किसी प्रतिभू को लाना आवश्यक होगा। प्रतिभू के बिना उसे 3 वर्ष से अनधिक की सदाचार की अवधि पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए इसमें जमानत पत्र का ही उपयोग हुआ है। इम्पोर्टेंट है ये कि ओनली जमानत पत्र किस में आया है, तो सेक्शन 129 में। आगे हम देखते हैं सेक्शन 130, आदेश का दिया जाना, CRPC सेक्शन 11111, जब कोई मजिस्ट्रेट, जो धारा 126 में, तो 126 में क्या था, कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिशांति के लिए, धारा 127 या 126 के अन्य दशाओं में परिशांति के लिए, ठीक है, धारा 127 के अंतर्गत ये कतिपय मामलों को फैलाने के लिए सदाचार की प्रतिभूति, ये सेक्शन इसमें नया आया है, कतिपय मामलों को फैलाने के लिए सदाचार की प्रतिभूति। 127 अभी हम पढ़ गए हैं। 128 और धारा 129 के अधीन कोई कार्य कर रहा है और आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह धारा के अधीन कारण दर्शित करें, तब मजिस्ट्रेट इतिला का सार, बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है और उतनी अवधि, और वह अवधि जिसके लिए बंद पत्र प्रवर्तन में रहेगा, प्रतिभूओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात प्रतिभूओं की लिखित संख्या का आदेश देगा। अब यहाँ पर ऐसा आदेश किसके द्वारा दिया जा रहा है? मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब तक जिस सेक्शन को हमने पढ़ा है उस सेक्शन के अंतर्गत बंद पत्र की कोई रकम होगी या वो अवधि होगी जिसमें बंद पत्र का निष्पादन किया जाना है, और प्रतिभूओं की पर्टिकुलर संख्या क्या होगी, इसका लिखित रूप में आदेश देगा। सेक्शन 131 जो है वो CRPC सेक्शन 112 है कि न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों के बारे में प्रक्रिया। अब ऐसा कोई आदेश दिया गया और कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, तो ऐसा आदेश क्या होगा, उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, उसको उसका सार समझाया जाएगा 1 लाइन में कि ऐसा आदेश दिया गया और ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, तो उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, उसका सार समझाया जाएगा। सेक्शन 132 CRPC सेक्शन 113 में ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। अब कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो उपस्थित ही नहीं है, तो उसके बारे में समन या वारंट जारी किया जाएगा। तो यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसकी हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन
या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है। समन कब जारी करेगा? जब वह न्यायालय से परिसर से बाहर है। और वारंट कब जारी करेगा? जब वह पुलिस की अभिरक्षा में है। जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तो अधिकारी की जिसकी अभिरक्षा में है उस अधिकारी को न्यायालय के समक्ष ले आने का वारंट जारी करेगा। परंतु जब कभी मजिस्ट्रेट को पुलिस की रिपोर्ट पर या अन्यथा ऐसी इत्तिला पर जिस पर कि इत्तिला का सार मजिस्ट्रेट अभिलिखित किया जाए, यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने का डर है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसी परिशांति भंग का निवारण नहीं किया जा सकता, तब मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी समय वारंट जारी कर सकेगा। समन ही जारी करना आवश्यक नहीं है। अगर वो व्यक्ति अभिरक्षा से बाहर है और ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति परिशांति भंग करेगा तो उसके लिए तुरंत वारंट जारी किया जाएगा और उसे वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। सेक्शन 133 आ गई। समन वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। 1 लाइन हेडिंग का क्वेश्चन है कि CRPC 114 सेक्शन और BNSS सेक्शन 133 में जो 130 का जो आदेश जा रहा है ना समन और वारंट के साथ में, उसके साथ में उस 130 वाले आदेश की प्रति भी होगी। जो 132 में जो वारंट जा रहा है उसमें 130 के आदेश की प्रति भी होगी और उसका निष्पादन करने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को परिदत करेगा जिसकी उस पर तामील की गई है, उसको वो आदेश दिखाएगा, उसको वो आदेश देगा। अब आ गई अपनी सेक्शन 134 व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। CRPC सेक्शन 115, BNSS सेक्शन 134 कि यदि मजिस्ट्रेट को यह पर्याप्त कारण दिखाई दे कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए, उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और अधिवक्ता के द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा भी दे सकेगा। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है।